कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार। A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कैंसर सर्जरी के विशेषज्ञ, प्रसिद्ध सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन खुटेटा। आपने MCH किया हुआ है, मद्रास से बड़ी कैंसर सर्जरी की एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग भी ली, पढ़ाई भी की और इस वक्त महात्मा गांधी अस्पताल में आप कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं। आप 6000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं अब तक और सभी अंगों के कैंसर के बारे में आपको महारत हासिल है। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर खुटेटा से, कैंसर की तो करेंगे ही, साथ में कैंसर का क्या कोरोना से, ब्लैक फंगस से, इनमें से किसी चीज़ से कोई संबंध है क्या, इस पर भी हम। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है A1 टीवी के इस स्टूडियो में हमारे दर्शकों से मुखातिब होने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर है, सामान्यतः कैंसर का मतलब पहले तो आदमी समझता था मौत आ गई सामने, पर धीरे धीरे ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेज से जो थेरेपी होती है, इन सब से धीरे धीरे विश्वास जागने लगा, नहीं बच सकते हैं। एक स्टेज ऐसी होती है कैंसर की जिसके आगे नहीं बचा जा सकता, लेकिन उससे पहले पहले बच सकते हैं, ऐसा भरोसा लोगों में जाग गया है। तो सबसे पहले तो कैंसर, कौन सा कैंसर है जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती, उसको हम अलग कर दें। तो जैसा आपने बताया, कैंसर सर्जरी जितने भी शरीर के अंग हैं उन सब में जहाँ पे कैंसर बनता है उन सब पार्ट्स की सर्जरी आवश्यक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज क्या है उस बीमारी का। जो हेमेटोपोइटिक कैंसर्स हम बोलते हैं, ब्लड कैंसर्स बोलते हैं, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया जो हम बोलते हैं, उन कैंसर्स में सर्जरी का कोई रोल नहीं है। बाकी जो मेडिसिन से ठीक होते हैं, वो मेडिसिन से, कीमोथेरेपी से, दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। और बाकी जो ऑर्गन के कैंसर्स हैं वो स्टेज के हिसाब से उनका सर्जिकल प्रोटोकॉल बनता है। जी। ये जो कैंसर है, जैसे मस्तिष्क में होता है उसको ट्यूमर कहते हैं, फेफड़े में होता है, जबड़े में होता है, आमाशय में होता है, आंत में होता है, किडनी में होता है, लिवर में होता है, आदमी की पौरुष ग्रंथि में होता है, कितनी सारी जगह कैंसर होता है, महिलाओं के स्तन में होता है, ओवरी में होता है। तो क्या सारे कैंसर एक जैसे हैं या अलग 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 है? देखिए, हम जब ट्यूमर बोलते हैं तो उसका हिंदी रूपांतरण होगा गांठ। हाँ जी। शरीर में गांठ जो है वो कैंसर की हो भी सकती है, और बिनाइन जिसे हम नॉन कैंसर्स, जिसमें कैंसर नहीं होता, वो गांठें भी शरीर में होती है। जी हाँ, जी हाँ। जो फर्क ये है, जो कैंसर की गांठें हैं वो शरीर में धीरे धीरे बढ़ती और फैलती है, जबकि नॉन कैंसरस गांठें, जिसे हम बिनाइन गांठ बोलते हैं, बिना कैंसर की गांठ बोलते हैं, वो शरीर में जहाँ बनती है वहीं पे रहती है और धीरे धीरे बढ़ती है। ये फर्क और एकदम तेजी से दूसरे अंगों में नहीं जाता, नहीं जाती, कैंसर फैलती नहीं है। कैंसर नहीं होता तो कैंसर होता है तो फैल के पूरे शरीर के दूसरे अंगों में, विभिन्न भागों में मैंने सुना है। डॉक्टर साहब, बीच में रोकता हूँ आपको, कि कैंसर की गांठ को कहते हैं छेड़ लो तो ज़्यादा तेजी से फैलती है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई इंसान हमारे पास आता है कि साहब ये गांठ हुई है, और वो जब उनको मालूम चलता है तब तक वो 4-5-6 सेंटीमीटर की हो जाती है जी। इसका मतलब वो बढ़ रही है शुरू से ही। अब वो धीरे धीरे, जैसे जैसे कैंसर की गांठ का साइज बढ़ता है, वो धीरे धीरे लिम्फ नोड्स के अंदर शरीर में चले जाती है, या रक्त द्वारा वो शरीर के विभिन्न अंगों में चली जाती है। जी। तो गांठ तो बढ़ रही है। होता क्या है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उनकी बायोप्सी करते हैं या FNAC करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि ये गांठ किस टाइप का कैंसर है, कैंसर की है या नहीं, और किस टाइप का कैंसर है, वो हमें समझना ज़रूरी है। और उसके बाद वो मरीज़ जो है वो घर चले जाता है 4-6 महीने के लिए, और धीरे धीरे वो फैल चुकी होती है। तो ये होता है कि साहब आपने छेड़ दिया तो शरीर में फैल गई, बट ऐसा नहीं होता है। आप नहीं भी आते तो वो फैल जाती है भीतर गांठें। तो ऐसा नहीं है कि आपने छेड़ दिया, बायोप्सी कर लिया, FNAC कर लिया तो वो शरीर में फैलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका डायग्नोसिस होता है उससे कि किस टाइप का कैंसर है, कितना फैला हुआ है, और उसका जितनी जल्दी हो सके संपूर्ण प्रोटोकॉल से इलाज कराएं, तो ही अपन उस बीमारी को खत्म कर पाते हैं शरीर में। मान लो बायोप्सी से पता लग गया, आपने निडल से बायोप्सी की लेके जी, और टिश्यूज से पता लग गया कि वो कैंसर है, तो उसके बाद में कितना बड़ा है, क्या इसको कैसे, MRI, CT स्कैन, क्या? देखिए, जब भी हमारे पास कोई मरीज़ कोई गांठ लेके आता है तो हम सबसे पहले उसका FNAC या बायोप्सी करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं, और है तो किस टाइप का गांठ है।
उसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो आता है कि ये शरीर में कितना फैला हुआ है, या हम अपनी भाषा में इसका स्टेज कौन से स्टेज का कैंसर है। जनरली कैंसर को 1, 2, 3 और 4 स्टेजेस में बांटा गया है, और उसके लिए हमको कुछ रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। शरीर के किस भाग में हुआ है उससे रिलेटेड वो जांचें होती हैं। जी जी। कॉमन जांचों के अंदर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ट्यूमर मार्कर्स कराते हैं, और ये देखने के लिए कि उसकी प्रकृति कैसी है, साइज है और कितना शरीर में गया हुआ है, उसके लिए हम सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन ये कराए जाते हैं जी, जिससे कि हमें शरीर में कितना फैल चुका है वो कैंसर वो मालूम चल जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी इस पे आना चाहता हूँ, कैंसर के रूट कॉज कुछ पता चल सके अब तक कि ये वजह है जिनसे कैंसर होता है, और कुछ ऐसे कैंसर होंगे शायद जिनकी रूट कॉज अभी तक पता नहीं लगे होंगे, तो वो जरा उस पर प्रकाश डालें। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर जो कॉमनेस्ट कैंसर है उसमें मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर मेल्स में कॉमनेस्ट है, पुरुषों के अंदर जी, और फीमेल्स में स्तन कैंसर कॉमन में आ गया। सर्विक्स कैंसर, स्तन कैंसर कॉमनेस्ट कह सकते हैं। तो जो मुंह और गले और फेफड़े का कैंसर उसका कारण है तंबाकू। हमारे स्टेट में 40 से 60% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। तंबाकू हम कैसे लेते हैं, लोग बाग तंबाकू का सेवन करते हैं, चू करते हैं तंबाकू को, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खाना है, और इसी तरीके से लाल दंत मंजन होता है गांव में, जो तंबाकू होता है उसके अंदर, हाँ, वो तंबाकू करते से हैं, मंजन करते हैं बहुत सारे मंजन लोग, करते जी, हैं बहुत लोग। जी। तो ये कैंसर जो है वो तंबाकू के कारण हो रहा है, तो इसका रूट कॉज अपने को मालूम चल गया। साथ में बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं तंबाकू के साथ, स्मोकिंग के साथ में, तो जो कैंसर का इफेक्ट है तंबाकू का वो कई फोल्ड बढ़ जाता है। अच्छा, कई गुना हो जाता है। कई गुना हो जाता है। तो स्टडीज ये कहती हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन 16 टाइम्स हो जाता है। रिस्क जो है अच्छा? कैंसर बनने की इतनी ज्यादा हो जाती है। करेला और नीम चढ़ा। करेला और नीम चढ़ा जी। तो ये दोनों कॉम्बाइन करके मल्टीप्लाई करते हैं कैंसर होने की संभावनाओं को हमारे शरीर में। कई अदर फैक्टर्स जो अभी इन दिनों में जो पिछले 8-10 साल में बढ़े हैं हमारे समाज में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन का बहुत कारण हो गया है। जो आज यंग जनरेशन के लोग फेफड़े के कैंसर लेके आते हैं, उनके कोई तंबाकू या स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन उनके फेफड़े का कैंसर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। हमारा जो PM 2.5 हम डिस्कस करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वो सब इसलिए डिस्कस करते हैं कि वो भी एक मेन कारण में से आ गया है कैंसर बनने का। तीसरा जो कारण अभी जो मेन है इन दिनों हमारे जो समाज में है वो है पेस्टिसाइड का यूज। आजकल जो क्रॉप्स खाते हैं हम लोग, सारे खेतों में डाल दिए रसायन डाल के जो हम खेती कर रहे हैं, वो एक मेन फैक्टर्स में आ रहा है। और इन सब चारों कारणों के कारण जो कैंसर अमेरिका और यूरोप में, वही कैंसर अगर 60 साल की उम्र में होता है तो हमारे देश में वो कैंसर 30 या 40 साल की उम्र में होता है। पहली चीज। और जो कैंसर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में होता है, वो ज्यादा एग्रेसिव होता है, वो जल्दी फैलता है, और उसके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स पुअर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया, पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड का यूज है, तंबाकू का सेवन है, अल्कोहल का सेवन है, ये बहुत ज्यादा है। दूध भी है क्या डॉक्टर साहब? सिंथेटिक दूध, या जो गाय को चारा दिया था, इंजेक्शन लगाते हैं कई गायों को दूध ज्यादा देने के लिए? जी, ये सब भी कैंसर के कारक हैं जी। तो आज हम जो खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उन सब में पेस्टिसाइड की मात्रा जरूर आती है। हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हमारे सांस में जा रहे हैं, केमिकल्स और गैसेस जो जा रही हैं वो, तो ये सब मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स हैं, जिसके कारण कैंसर का इंसिडेंस हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर हमारी तंबाकू खाने की आदत, हमारी शराब पीने की आदत, और जिनमें दोनों आदत है उनमें तो ऑब्वियस है, होता ही है, गले का, जबड़े का, मुंह का, फेफड़े का। लेकिन बाकी आमाशय के और पेनक्रियाज के और दूसरे सारे कैंसर्स के बारे में, लिवर के कैंसर के बारे में डॉक्टर नितिन ने अभी बताया कि जो रासायनिक खाद खेतों में दी जा रही है उससे पैदा हुए अनाज को हम खाते हैं। फल सब्जी में रासायनिक खाद या रसायनों का उपयोग होता है, छिड़काव का, उससे कैंसर हो सकता है उन फल सब्जियों के खाने से। गायों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं दूध बढ़ाने के लिए, वो भी इसका कारण हो सकते हैं। और हवा में जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, जो बहुत सारी गैसेज आ गई हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, नाइट्रोजन बढ़ गई है हवा में, वो गैस जब इनहेल करते हैं और अंदर जाती है तो वो गैसेज, केमिकल्स और वैज्ञानिक प्रगति, जिस पर हम नाच भी करते हैं और सर उठाकर चलते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वह भी, विकास भी हमारे विनाश के कारणों में से एक है, ऐसा डॉक्टर साहब से बातचीत में बताया। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर आपने अलग अलग बताए सारे के सारे,
क्या इन सब के इलाज के प्रोटोकॉल एक है या अलग अलग है हर तरह के कैंसर का प्रोटोकॉल? देखिए क्या है कि जैसे हर आदमी का या मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है, जी वैसे ही शरीर के जिस अंग में कैंसर हुआ है हर अंग के कैंसर का स्वभाव अलग अलग होता है। जी मुंह और गले के कैंसर का स्वभाव अलग होता है, फेफड़े का अलग होता है, लीवर के कैंसर का स्वभाव अलग होता है, और ये जिस तरीके से शरीर में फैलते हैं वो भी सबका अलग अलग सिस्टम होता है। इसके कारण ही जो भी हम जांचें कराते हैं वो हमको कैंसर किस टाइप का है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है उस कैंसर का, किस अंग में है वो कैंसर, उसी हिसाब से उसकी जांच की जाती है और डायग्नोस करते हैं हम उसका। जो नेचुरल हिस्ट्री हम बोलते हैं कैंसर कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे फैलेगा और आदमी को कैसे आदमी का नाश करेगा, वो सब हर कैंसर की अलग अलग होती है। आपने सुना होगा कुछ कैंसर सालों से मरीज के कैंसर है, CML का जो एग्जाम्पल क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया जिसे हम बोलते हैं, वो सालों से मरीज चलता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, एक टैबलेट दी जाती है और 10-20 साल आराम से निकालता है। ब्लड कैंसर CML जिसे बोलते हैं, उसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं ऐसा कोई जिससे कि जो खराबी आती है ब्लड कैंसर की वजह से ब्लड में, उस ब्लड खराबी को उसके इक्विलिब्रियम जो होता है उसका समीकरण जो होता है रेड ब्लड सेल्स का राइट ब्लड सेल्स का, वो शायद उसको सही कर देता है, बैलेंस करता है इंजेक्शन। तो जो उसका इफेक्ट आता है ब्लड कैंसर का, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन वो तो आपका विषय नहीं, आपका विषय तो सर्जिकल कैंसर है, इसलिए आपसे उसी बात पे आना चाहता हूं कि स्तन कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर, एक पुरुषों का एक स्त्री का, जी दोनों के इलाज क्या अलग अलग तरह से होंगे? बिल्कुल। देखिए स्तन कैंसर अगर का टोटली डिफरेंट इलाज होता है और प्रोस्टेट कैंसर का इलाज डिफरेंट होता है। हम अगर कंपेयर करें, स्तन कैंसर जनरली हमारे पॉपुलेशन में, हमारे देश में 30 से 60 साल की उम्र में लेडीज़ में होता है। प्रोस्टेट कैंसर जनरली 50 से 70 साल की उम्र में होता है। स्तन कैंसर जब गांठ बनती है स्तन के अंदर, तो पहले वो कांख में जो गांठें लिम्फ नोड्स बोलते हैं वहाँ जाता है, उसके बाद में वो फेफड़े के अंदर या हड्डियों में फैलता है। प्रोस्टेट कैंसर अगर फैलता है तो लिम्फ नोड्स में और सीधा हड्डियों में पहले फैलता है। तो और इनका डायग्नोसिस करने का तरीका, वहाँ बायोप्सी ली जाती है, उसमें प्रोस्टेट कैंसर में PSA लेवल होता है जो हम ब्लड सैंपल से करते हैं, उससे कंफर्म कर सकते हैं। वो बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर हम बोलते हैं। स्तन कैंसर में हम बायोप्सी लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस दोनों के अलग अलग हैं, यहाँ पे मैमोग्राफी और एक्सरे या बोन स्कैन या पेट स्कैन किया जाता है। स्तन कैंसर के अंदर प्रोस्टेट कैंसर में जो PSA लेवल हुआ और MRI स्कैन हुआ और ज़्यादा हुआ, अगर वह फैल गया है शरीर में, तो PSMA स्कैन जो कि एक स्कैन होता है इसमें पूरे शरीर में कहाँ फैला है। तो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ भी दोनों कैंसर की अलग अलग है, ट्रीटमेंट भी दोनों के अलग अलग हैं। स्तन कैंसर में अर्ली स्टेज में आप ऑपरेशन करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, और अगर और फैला हुआ है तो उसमें बाद में रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाती है। स्तन भी तो हटा देते हैं, हाँ, रिमूव कर देते हैं। देखिए आजकल जो तकनीक है सर्जरी की वो इतनी तेज़ी से बढ़ चुकी है कि आजकल स्तन कंप्लीट रिमूव न करके बीमारी को स्तन में से पूरा निकाल दिया जाता है और स्तन को बना दिया जाता है। इस तरीके से तो जो कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी पहले होती थी कंप्लीट पूरा स्तन रिमूव करने में, वो अब नहीं होती। उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जन भी काम करते होंगे साथ, प्लास्टिक सर्जन बोलते हैं हमको। तो प्लास्टिक सर्जन एक हमारा एक टीम होता है जिसमें हम कैंसर सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, सारी टीम वर्क है ये पूरा की पूरा, और वो इस तरह से पूरे स्तन के अंदर से और एक्जिला में जो कांख में गांठे जिसे हम बोलते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो पूरा निकाल के और उसी टाइम पे उसको कंफर्म करते हैं बायोप्सी के द्वारा, और प्लास्टिक सर्जन वैसे की वैसे स्तन को बना देता है। तो एक ही स्टेज में पूरा की पूरा सर्जरी हो जाता है, और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट आती है उस गांठ की, उस स्टेज के हिसाब से आगे उनको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या जो टैबलेट्स दी जाती हैं वो प्रोटोकॉल पूरा बना के ट्रीट किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की, स्तन कैंसर की, उसी वक्त बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। पुरुषों में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, जो इससे अलग तरह से इसको मालूम किया जाता है, PSA लेवल देखते हैं ब्लड में से। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है उसका इलाज कैसे होता है? देखिए मैं आपको इसका स्टार्टिंग से बताता हूँ। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस जनरली जो होता है वो लेट स्टेज में हमको मालूम चलता है, लेकिन स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स आजकल ऐसे हैं जिसमें कि जो भी 50 या 55 साल से उम्र ज़्यादा के जो मेल्स हैं उन लोगों को हर 2 या 3 साल में एक बार PSA का टेस्ट कराना चाहिए। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो सब जगह अवेलेबल है, और अपने एक फिजिशियन या डॉक्टर से मिलके प्रोस्टेट की जांच करनी चाहिए। उस स्थिति में प्रोस्टेट कैंसर को हम बहुत ही आरंभिक अवस्था में पकड़ सकते हैं और उसका एक सक्षम कंप्लीट क्योर हो सकता है इलाज के द्वारा।
इसका डायग्नोसिस हम जैसे मैंने आपको बताया पीएसए से करते हैं, ब्लड टेस्ट से, और एक पीएसएमए स्कैन होता है, उसकी ज़रूरत हो तो वो की जाती है। अल्ट्रासाउंड से भी हम प्रोस्टेट में गांठ का मालूम कर सकते हैं। ये मालूम कि अगर उसकी गांठ हो गई है तो उसकी बायोप्सी की जाती है, और ट्रू कट बायोप्सी या कोर बायोप्सी से हम बोलते हैं, उस बायोप्सी से हमें किस टाइप का कैंसर है ये मालूम चल जाता है। उसके फैलाव कितना है शरीर में, उससे रिलेटेड हम लोग ब्लड टेस्ट, एक्सरे चेस्ट करते हैं, बोन स्कैन करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, कैल्शियम और ये सब करते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि ये किस स्टेज का कैंसर है और कितना हमारे शरीर में फैल गया। कॉमनेस जो प्रोस्टेट कैंसर है वो सबसे पहले हड्डियों में या लिम्फ नोड्स में जाता है, तो वो इन टेस्ट से हमें मालूम चल जाता है। जो स्टेज 1 या 2 का जिसे हम कैंसर बोलते हैं, जो कि प्रोस्टेट तक ही सीमित है, उसका इलाज जो है कंप्लीट सर्जरी से होता है, जिसमें कंप्लीट प्रोस्टेट की ग्रंथि को निकाल दिया जाता है, जो ओपन सर्जरी भी हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक के द्वारा किया जाता है, या रोबोटिक सर्जरी से किया जाता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। या फिर अगर पेशेंट सर्जरी नहीं करवा सकता है किन्हीं कारणों से, शारीरिक दुर्बलता से, या फिटनेस नहीं होता है, या उनका इच्छा नहीं है, तो रेडिकल रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, जिससे कि प्रोस्टेट के कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कैंसर के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी हमेशा सेकंड स्टेज पार करने के बाद चौंकता है जी, और जिसको कहते हैं थर्ड स्टेज पे आया, फोर्थ स्टेज पे आया और बचना मुश्किल। तो कोई तरीका, घर में जब आदमी है और उसको पता नहीं कि मेरे को कैंसर है, तो कोई जांच, कोई ऐसी सिम्टम्स जिसे अकर करें सिस्टम की, ये सिम्टम आ गए, अब यार मैं जांच करा लूँ, कैंसर हो सकता है, कोई टिपिकल बात हो सकती है? देखिए इसमें क्या होता है, जनरली कैंसर जो है हमारे शरीर में, अपन देखें पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से, तो 40 साल के बाद में जनरली कैंसर हमारे शरीर में चालू होता है, बन जाता है, बन सकता है, संभावनाएं ज़्यादा होती हैं 40 साल की उम्र में जी। तो अपन कॉमन कैंसर की बात करते हैं, जैसे मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर है, तो जो इंसान तंबाकू का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो पहली बात तो उसको रुक जाना चाहिए, वो तंबाकू और अल्कोहल के सेवन को बंद करे, और हर महीने एक फिक्स डेट पे अपना मुंह की जांच करे, कांच के सामने खड़े होके। होठ को देखना है, मुंह को देखना है, जीभ के हिस्से को देखना है, मसूड़े को देखना है, कांच में देखें अपने आप को। अगर मुंह के अंदर आपको कि सफ़ेद चकत्ता या लाल चकत्ता या कोई छाला जो दिखता है, तो उसका वो ज़रूर विशेषज्ञ से बात करके टेस्ट करवाएं, दिखाएं उनको कि ये इसमें कैंसर है या नहीं है तो उसका इलाज तो सिंपल टेस्ट है। महीने में आप एक बार अपना मुंह का, जैसे आप पेस्ट करते हैं उसके बाद मुंह का चेकअप कर लीजिए, गाल के अंदर का हिस्सा, मुंह के पूरे हिस्से को देख लीजिए, और अपने हाथ से गले को हाथ से पलपेट करके, गले में अगर कोई गांठ महसूस हो रही है तो उसको महसूस कर लें। और अगर ऐसा कोई भी चीज़ जो नहीं डेवलप हुई है शरीर में, गले में गांठ हुई है या वज़न कम हो रहा है, इस तरह की कोई तकलीफ़ बनी हुई है या पीलिया हो गया हो, तो आप ज़रूर से अपने चिकित्सक से मिलें। इसी प्रकार दूसरा कैंसर जो फीमेल्स में कॉमनली होता है, अपन ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने स्तन का अपने हाथ के द्वारा ही जांच करनी चाहिए महीने में एक बार। माहवारी जब आती है उसके 5 या 6 दिन बाद में वो एक फिक्स डेट कर लें, उस दिन पे वो अपने स्तन की जांच खुद ही करें, और अगर उनके स्तन में उनको कोई चमड़ी में कुछ परिवर्तन आ रहा है, ललाई हुई है या मोटापा आ रहा है चमड़ी के अंदर, स्तन के अंदर गांठ महसूस हो रही है, या कांख में या एक्जिला में गांठ महसूस हो रही है, तो ज़रूर अपने विशेषज्ञ के पास जाएं, और उसके रिलेटेड जो टेस्ट जैसे मैमोग्राफी करते हैं या एफएनएसी या सोनोग्राफी ब्रेस्ट करके उसको कंफर्म करें कि उसमें स्तन कैंसर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये लिवर कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, आमाशय का कैंसर, आंत का कैंसर, ये सब एक जैसी चीज़ें या अलग अलग हैं, पेट से संबंधित सब चीज़ें? देखिए मैंने जैसा आपको बताया, हर कैंसर की प्रकृति अलग अलग होती है, और जैसा मैंने आपको बताया कि 40 साल की उम्र में आपको एटलीस्ट 2 या 3 साल में एक बार पेट का सोनोग्राफी, आजकल एक नया नॉर्म है कि हर आदमी अपना एक चेकअप कराता है, बॉडी चेकअप जिसे बोलते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट भी होल बॉडी चेकअप, होल बॉडी चेकअप। तो उसमें आप 4-5 जांचें और ऐड करवा लीजिए। उसमें एक तो सोनोग्राफी है पेट की, एक स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड, जो अपना मल होता है उसमें ब्लड की मात्रा कितनी आ रही है नहीं आ रही, उसके रिलेटेड टेस्ट करा लें तो, और एक मेमोग्राफी स्तन का जो है एक्सरे या स्तन का सोनोग्राफी फीमेल्स के लिए, और मेल्स में पीएसए का टेस्ट और सोनोग्राफी पेट का, ये बेसिक टेस्ट करा लेंगे तो 70 to 80% केसेस में हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर पाएंगे। इसके हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में इन स्क्रीनिंग टेस्ट को विशेष छूट के रूप में, विशेष छूट देके किया जाता है वहाँ पे, और हर एक ऑर्गन का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जो कि अवेलेबल है फैसिलिटी वहाँ पे जी, वहाँ पे आप इसको करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेनक्रियाज का कैंसर हो जाए तो क्या पूरा पेनक्रियाज निकालते हैं?
देखिए पूरा पेनक्रियास नहीं निकाला जाता, कौन से भाग में पेनक्रियास के कैंसर है। पेनक्रियास का जो आगे का हम हेड ऑफ पेनक्रियास बोलते हैं, सबसे कॉमन साइट कैंसर की वहीं होती है। तो 85% केसेस में हेड ऑफ पेनक्रियास का ही कैंसर होता है। तो उसी हिस्से को निकाला जाता है, पेनक्रियास के हेड को और छोटी आंत के हिस्से को, और फिर जोड़ दिया जाता है पेनक्रियास को आंत से। तो इस तरीके की एक बड़ी सर्जरी होती है, उससे किया जाता है इसका कैंसर। लिवर कैंसर में वो पोर्शन निकालते हैं जहाँ लिवर में कैंसर है, या हाँ बिल्कुल, जैसा आपने लिवर बोला ट्रांसप्लांट करते हैं? नहीं सर, लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर कैंसर में कितनी गांठें हैं लिवर में उसमें मालूम चलता है। अगर पूरे लिवर में 5-6 से ज़्यादा गांठें हुई हैं तब आप लिवर ट्रांसप्लांट का अर्ली स्टेज में, छोटी गांठें हों तो सोचा जाता है। और अगर लिवर के एक भाग में, एक हिस्से में 1 या 2 गांठें हैं तो उस हिस्से को निकाल दिया जाता है। बाकी फिर लिवर अपने आप रीजनरेट कर जाता है और अच्छा सर्वाइवल मिलता है इन पेशेंट्स का। लिवर में तो ये खासियत है कि जरा सा भी लिवर अगर स्वस्थ है तो पूरे को रीजनरेट कर देता है वापस। बिल्कुल बिल्कुल, तो रीजनरेशन कैपेसिटी लिवर की बहुत अच्छी होती है। तो एटलीस्ट अपन अगर 2 सेगमेंट भी छोड़ दें, 70% लिवर भी अपन निकाल दें, उसके बाद भी लिवर रीजनरेट कर देता है। आप तो मेडिकल साइंस में से शायद इस बात को ना स्वीकारें या ना जानते हो कि पुनर्नवा एक आयुर्वेद में औषधि है जो जड़ी बूटियों से बनती है जी। पुनर्नवा उसका नाम इसीलिए है कि फिर से नया कर देती लिवर को। और उसका पुनर्नवा मंडूर भी बाजार में मिलती है दवाई, और इसका मदर टिंचर भी आता है होम्योपैथी में। तो पुनर्नवा से मतलब ये कि फिर से नया करती लिवर को। ये आयुर्वेद और उसकी बात थी जो मैं बीच में ले आया। पर हाँ, ये जरूर है कि ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, मेडिकल साइंस मानता है कि लिवर में फिर से जनरेट करने की क्षमता होती है। थोड़ा सा लिवर स्वस्थ बच जाए और जो अस्वस्थ लिवर है उसको काट भी दिया जाए तो पूरा लिवर जितना काम करता है ये पूरा लिवर रीजनरेट हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये किडनी में कैंसर, आंत में कैंसर, बड़ी आंत छोटी आंत में, ये क्या? देखिए किडनी गुर्दे का कैंसर है, ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलने लगा है इन दिनों के अंदर जी। और चूंकि सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन आजकल हर चीज़ के लिए कराए जाते हैं, तो छोटी छोटी गांठें हमको गुर्दे में मिल जाती हैं। जो इसका ट्रीटमेंट रहता है जनरली डायग्नोसिस करने के बाद में, उस ट्रीटमेंट में अगर ये बीमारी फैली हुई नहीं है शरीर के अंदर तो गुर्दे के उस भाग को हटा दिया जाता है जिसमें कि कैंसर की गांठ है, और बाकी गुर्दे को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर बड़ी गांठ है जो गुर्दे में पूरे को इन्वॉल्व कर चुकी है या लोकेशन उसका ऐसा है, उस स्थिति में कंप्लीट गुर्दे को निकाला जाता है। फिर तो ये गुर्दे पे काम करना पड़ेगा आदमी को। जी, तो वो आराम से अपनी पूरी जिंदगी निकालते हैं गुर्दे पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा भी होता है कि एक गुर्दे में हो गया तो दूसरे में भी होगा कैंसर? देखिए कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसे हम हेरिडिटरी सिंड्रोम्स या फैमिलियल सिंड्रोम्स बोलते हैं। उस स्थिति के अंदर दूसरे गुर्दे में भी गांठ होने की संभावनाएं होती हैं, और अगर होती है तो उस पार्ट को, उस हिस्से को कंप्लीट निकाल दिया जाता है गुर्दे को, और बाकी गुर्दे को छोड़ दिया जाता है। गुर्दे में सिस्ट होती है बहुत लोगों के, वो सिस्ट कैंसर हो सकती है या सिस्ट ऐसी पड़ी रहती है कई साल तक? देखिए जो कॉमनेस्ट गांठ अगर अपन कहें गुर्दे में तो वो सिस्ट वाली ही गांठ होती है जिसको आप बता रहे हैं, और वो यूनिलोकुलर सिस्ट होते हैं, वो जिंदगी भर रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जनरली हेमेचूरिया कभी कभी होता है उन केसेस में, उसमें नहीं। जब हम सोनोग्राफी या सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करते हैं तो हमें वो गांठ का करेक्टर मालूम चल जाता है कि वो सिस्ट की वाली गांठ है या कैंसर या कैंसर की गांठ है, और फिर हम उसी हिसाब से उसका डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त कोरोना बहुत फैल रहा है, आतंक मचा हुआ है, तो क्या कैंसर पेशेंट जिनका डिटेक्ट हो चुका है कैंसर है और इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन चल रहा है, या आपने किसी का ऑपरेशन किया है, कैंसर की गांठ निकाली है तो, और दवा चल रही है उसके बाद उसकी, तो क्या वो उनका एक्सपोजर जल्दी होगा कोरोना से, कोरोना उनको जल्दी पकड़ लेगा, या कोई फ़र्क है इसमें आम आदमी में उनमें? देखिए फ़र्क तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि जैसे अपन बात करें, एक एक बात करते हैं। जैसे ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन करने के बाद थोड़ी सी जनरली वीकनेस होती है, शरीर रिकवर करता है उस ट्रॉमा से जो ऑपरेशन के दौरान होता है। तो जनरली को हम पेशेंट को सेफ्टी मेजर्स बताते हैं कि उसको कैसे अपने आप को कोरोना से बचाना है, वो हमको करना ज़रूरी है। बट ये नहीं है कि ऑपरेशन के बाद कोरोना होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ऐसा नहीं होता। हम पब्लिक में जितनी है उतनी है, अपने को जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ज़रूर लेने होते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, जैसे ल्यूकीमिया वगैरह के लिए जो कीमोथेरेपी है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसमें कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को दवाइयों से, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स या स्टेरॉइड्स वगैरह देके कम किया जाता है, उन लोगों में डेफिनेटली कोरोना होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो उन लोगों में ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, ये कैंसर सेल्स जो डेवलप होते हैं, मैन टू मैन फ़र्क होता है उनके क्वांटम में भी, इंटेंसिटी में भी, सब चीज़ों में फैलने की टाइम में भी, ताकत में भी। जी, क्या ये कैंसर
बड़ा होना, छोटा होना, जल्दी फैलना, देर से फैलना, व्यक्ति के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनो सिस्टम जो होता है, उस पर निर्भर करता है। उसमें अगर अच्छा इम्यून सिस्टम हो तो देर से होता है या नहीं हो पाता, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया। और शरीर की अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका डाइटरी हैबिट्स अच्छा है, आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो डेफिनेटली पहली बात तो कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और अगर होता है तो शरीर उसको वहीं पर रोकने की संभावनाएं, रोकने की क्षमता रखता है। तो इम्यूनिटी, अपना शरीर ही स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक स्वस्थता ही आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। जी। और डॉक्टर साहब, ये जो आप ऑपरेशन करते हैं जी, तो ऑपरेशन करने के दौरान मरीज को कोई खतरा होता है या बाद में होता है? क्या ऑपरेशन से भी कोई खतरा, नए सिरे से कोई नई बीमारी या कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के कारण पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी डेवलप हो जाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। ऑपरेशन से आप जो कैंसर ग्रसित ऑर्गन है या कैंसर को पूरे को निकालते हो, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उससे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा या फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे पेशेंट रिकवर कर जाता है और जो भी उसको ट्रॉमा हुआ है वो भर जाता है पूरा की पूरा। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, आज चांस की बात है, पर्यावरण दिवस है जी, और आपने कैंसर को लेकर जो बात की उसमें बहुत बड़ा योगदान वायु का, पेस्टिसाइड्स के उपयोग का, प्रदूषण का, इन सब का आपने बताया है। तो आज डॉक्टर साहब ने जो दो बातें बताई, तंबाकू ना खाएं, तंबाकू की वजह से बड़ा भारी कैंसर का की आशंका रहती है। जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। 2 दिन पहले तंबाकू निषेध दिवस गया है और आज पर्यावरण दिवस है। तो जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, हमारे हरे भरे खेत कम हो गए हैं, हम फलों को इंजेक्शन लगाते हैं, गाय को ज़्यादा दूध देने के इंजेक्शन लगाते हैं, ये सब पर्यावरण को नष्ट करते ही हैं, हमारे लिए भी कैंसर के कारक होते हैं। इसलिए कैंसर का प्रिवेंशन भी हम कर सकते हैं अपनी आबो हवा को सुरक्षित रख के, बदल के, और खान पान को नियंत्रित करके, और शराब और तंबाकू से बच के हम कैंसर होने से बच भी सकते हैं। और होने के बाद तो इलाज कई तरह के होते ही हैं, ऑपरेशन भी उनमें एक है जिनके डॉक्टर सिद्धस्त हैं। और डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से मुखातिब हुए, इतनी सारी जानकारियाँ दी। डॉक्टर नितिन खुंटेटा का आज हम शुक्रिया अदा करते हैं इन सब जानकारियों के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।